नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। एक तारीख जो इतिहास बन गई 9 नवंबर 2019, जिसे आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। उस तारीख को लगभग गाली देते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के शीर्ष नेता पुराने उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने साफ तौर पर आलोचना की है उस फैसले की जो अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनाया है। साफ तौर पर बिना राग लपेट के टीएस सिंहदेव अपने कार्यकर्ताओं को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो फैसला आया है वो गलत है, जमीन का फैसला नहीं हुआ, भावनाओं के आधार पर फैसला दिया गया। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों हाशिए पे चल रहे टीएस सिंहदेव यही नहीं रुके। उन्होंने हिंदू जनभावना के विरुद्ध जाके साफ तौर पर कह दिया अब 40,000 मंदिरों की बात होगी, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी नाम लेकर उन्होंने काफी तीखी टिप्पणियां की। टीएस सिंहदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि पर भी जाऊंगा। फिलहाल टीएस सिंहदेव का वो आपत्तिजनक बयान जो अंबिकापुर में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि देश में विशेष और विषम परिस्थिति जो बन गई थी, एक बार भी उसको थामने के लिए, रोकने के लिए और खत्म करने के लिए मत उठाओ। 5 जज के बेंच ने ये फैसला किया। सारे देश में विद्यमान नियम और कानून के खिलाफ जितने संविधान के प्रावधान हैं, जितने कानून हैं, उसके खिलाफ कि जमीन का मालिक कौन है वास्तव में उस पर चर्चा ही नहीं, फलाना क्या है उस पर चर्चा ही नहीं। बस ये निर्णय लिया गया कि इसको ऐसा करने के लिए ये फैसला सुना दिया जाता है ताकि आगे के लिए बात को अब नहीं खोला जाएगा और अमन चैन देश में बना रहे। एक बाबरी मस्जिद के बाद आज 40,000 स्थान कहा जा रहा है कि देश में ऐसे हैं जहां गड़े मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं। एक बाबरी मस्जिद पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्यों ऐसा फैसला लिया जिसमें उन्होंने सही और गलत को आधार फैसला का नहीं बनाया और देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था, समाज के अलग अलग धार्मिक मान्यता के लोगों के बीच में भाईचारा बनाए रखने के लिए उन्होंने फैसला किया, केवल एक अपवाद के रूप में, और ये कहते हुए कि ये अपवाद है। ये वीडियो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जारी किया है, लेकिन हाल के दिनों के ही कुछ और वीडियो हैं जिसमें साफ तौर पर टीएस सिंहदेव ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष आने के लिए 20-25 साल और लगेंगे। कंसिस्टेंट एफर्ट, लंबा एफर्ट लगेगा। 10 तो नहीं, मेरे को लगता है 20-25 साल लगेंगे। दरअसल टीएस सिंहदेव इन दिनों हैरान परेशान इसलिए हैं क्योंकि एक तो वो अंबिकापुर से चुनाव हारे, सरगुजा संभाग जहां उनकी तूती बोला करती थी वहां 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर ली है। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के दौरान जिस तरह से उनके साथ साजिश हुई, उन्हें 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने का जो फैसला 17 दिसंबर 2018 को किया था, जब भूपेश बघेल ने रायपुर के इंडोर ऑडिटोरियम में शपथ ली थी, उस दौरान से वो इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब 2.5 साल बीतने के बाद ऐसा नहीं हुआ और भूपेश बघेल और उनकी चौकड़ी ने जो उनके विरुद्ध साजिश रची, जिस तरह से उनके विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, रामानुजगंज से तब के विधायक बृहस्पति सिंह ने साफ तौर पर टीएस सिंहदेव के ऊपर आरोप लगा दिया कि बाबा उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। जिन दिनों उन्होंने आरोप लगाया था उसके अगले ही दिन आश्चर्यजनक तरीके से करीब 18 विधायकों की एक टोली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच गई। यानी सब कुछ प्री प्लान से हो रहा था, भूपेश बघेल के पक्ष में हो रहा था, जैसे उस समय के मुख्यमंत्री चाहते थे, सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। लेकिन टीएस सिंहदेव को जब अच्छी तरह समझ में आ गया अब उनकी दाल नहीं गलने वाली, तो उन्होंने विधानसभा का वो प्लेटफॉर्म चुना और भूपेश बघेल और पूरी की पूरी कांग्रेस को आईना दिखाने में देरी नहीं की। वो चलते हुए विधानसभा सत्र से वॉकआउट कर गए और काफी गंभीर आरोप लगाए थे। तब से लेकर टीएस सिंहदेव कोप भवन में चल रहे थे। किस तरह के हालात थे उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले वो 2.5 साल पुराना बयान जो उन्होंने विधानसभा के अंदर दिया था। बतौर बात हम लोग के समझ लेते तक हुई और उसके बाद में ये बयान सीमित रूप से आना, मैं नहीं समझता कि मेरी स्थिति अब ऐसी है कि तब तक मैं इस सदन में उपस्थित हूं जब तक इस स्थिति का शासन की तरफ से स्पष्ट जवाब न आए।
तो मैं आपसे इजाजत लेके तब तक के लिए, जब तक कि इसमें शासन की तरफ से मेरे संदर्भ में स्पष्ट जवाब नहीं आता, मैं इस सदन के, इस पवित्र प्रजातंत्र की सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए अपने आप को योग्य नहीं समझता। क्या अरे एक मिनट मोहन भैया। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर इस वक्त गलाकाट प्रतियोगिता चल रही है। भूपेश बघेल जिन दिनों सर्वे सर्वा हुआ करते थे, अब बात वैसी नहीं है। पार्टी आला कमान ने जैसा उन्हें संकेत दिया है उससे भूपेश बघेल भी अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब ज़्यादा दिनों तक स्थिति उनके लिए सामान्य नहीं रहने वाली, इसलिए भूपेश बघेल पुरानी स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए राजू युवा मितान क्लब, जिससे 132 करोड़ रुपए जनता की कमाई के बांटे गए थे, उसे विष्णुदेव साय की सरकार ने आते ही बंद कर दिया। उसी बंद पड़े राजीव गांधी युवा मितान क्लब के युवाओं को अपने साथ जोड़कर एक समानांतर संगठन बनाने की कोशिश की और पार्टी आला कमान को संकेत देने की कोशिश की। दरअसल ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिसे राजनीति के जानकार अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इन दिनों कांग्रेस के अंदर खाने चल क्या रहा है। एक तो टीएस सिंहदेव अपने ही संगठन को आईना दिखा रहे थे, दूसरी तरफ भूपेश बघेल मुंह फुलाए कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे जिससे उन्हें मनाया जा सके। वैसे इन दिनों भूपेश बघेल जिस तरह से घपले घोटालों के आरोपों से घिरे हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह बैकफुट पर नजर आती है। मौजूदा समय में जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, वहां भी सत्ता पक्ष की ओर से लगातार सीजीपीएससी से लेकर डीएमएफ घोटाले जैसे मुद्दों पर हमला करने की तैयारी में नजर आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान छत्तीसगढ़ में अपने संगठन को नए कलेवर और नए तेवर के साथ भूपेश बघेल की छाया से कहीं ना कहीं दूर रखना चाहता है। यही कारण है कि भूपेश बघेल के बनाए हुए विधायक देवेंद्र यादव को जेल में रहते हुए राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, बिलासपुर से टिकट दी गई, कई तरह के ऐसे संकेत दिए गए। ऐसे माहौल को भांपते हुए टीएस सिंहदेव जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, जानबूझ के ऐसे वीडियो बना रहे हैं जिससे पार्टी आला कमान खुश हो जाए और उन्हें पर्याप्त महत्व मिल जाए। वैसे टीएस सिंहदेव की चापलूसी से भरी हुई एक और तस्वीर आपको देखनी चाहिए। जिस वक्त 17 दिसंबर 2018 को भूपेश बघेल शपथ ले रहे थे और टीएस सिंहदेव पूरी तरह आश्वस्त थे आने वाले 2.5 साल के बाद वे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसे माहौल में तब के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का उन्होंने सार्वजनिक रूप से पैर पड़ा। अपने उम्र से कहीं छोटे राहुल गांधी का पैर पड़ने वाले टीएस सिंहदेव अकेले नहीं थे। इस वीडियो को एक बार गौर से देखिए, जिसके लिए बाद में सफाई दी जा रही थी कि वो कोई धागा हटा रहे थे बुके का, लेकिन हमने कई बार अलाइनमेंट चेक किया। हमारे तकनीकी एक्सपर्ट का ही मानना है कि टीएस सिंहदेव राहुल गांधी का पैर ही पड़ रहे थे। वैसे राजनीति में इस तरह की चापलूसी कोई नई बात नहीं है, खासकर कांग्रेस में इस तरह का चलन है जहां उम्र का कोई बंधन नहीं होता। कांग्रेस से चलकर यही परंपरा भारतीय जनता पार्टी में भी देखी गई। यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे परहेज करना पड़ा। आपने कभी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई उनका पैर छू रहा है और वो उन्हें पैर पड़ने की अनुमति दे रहे हैं। यहाँ तक बूके को भी अस्वीकार किया गया। यही कारण रहा कि बदले हुए हालात में बदली हुई भारतीय जनता पार्टी ने बूके की बजाय सिर्फ एक फूल देने का चलन शुरू किया। भाजपा के सबसे प्रमुख रणनीतिकार और गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर आए, तब वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने उन्हें सिर्फ एक फूल दिया, बूके नहीं दिया। लेकिन अभी भी भाजपा संगठन में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो पैर पड़ने और पैर पड़वाने को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे ही सुधारवादी दौर से भाजपा आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ की बदली हुई राजनीतिक फिजा में अभी बहुत कुछ बदलने वाला है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के कई दिग्गज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गए। ऐसे लोगों की वापसी के लिए कांग्रेस को एक अलग से सेल बनाना पड़ा है। इसके लिए कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने बाकायदा पत्र जारी कर ऐसे नेताओं की सूची बनाई है जिसके माध्यम से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए या दीगर पार्टियों में गए नेता यदि वापस आ सकें तो उस पर विचार किया जा सके। इस बीच एक बड़ी सुगबुगाहट है कि जोगी परिवार की ओर से अमित जोगी और उनकी मां डॉक्टर रेणु जोगी कांग्रेस में वापसी की जुगत लगा रही है। ऐसे ही कई और नेता हैं जो भाजपा में जाकर खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में सत्ता पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता अपना स्थान मजबूत करना चाहते हैं। जाहिर तौर पर ऐसे में कांग्रेस के जो पुराने हैसियत वाले नेता थे उन्हें वैसी हैसियत तो मिल नहीं रही है, इसलिए कहीं ना कहीं वो खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन में छत्तीसगढ़ के ऐसे नेताओं की
की सूची देख सकते हैं जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। इसके बाद ऐसे नेताओं की सूची जो बगावत कर चुनाव लड़े थे, कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ में चुनाव लड़ने वाले नेताओं की सूची, जिसमें आप देख सकते हैं कई दिग्गज शामिल हैं जो अब कहीं ना कहीं जुगत लगा रहे हैं। वैसे तो इनकी गांधी परिवार से सीधे मुलाकात नहीं हो पा रही है, इसलिए सचिन पायलट से जुगत लगा रहे हैं। अब कांग्रेस के ऐसे नेताओं की सूची जिन्हें निलंबित कर दिया गया क्योंकि वो भूपेश बघेल की दादागिरी को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। छत्तीसगढ़ में जिस तरह की कांग्रेस भूपेश बघेल चलाना चाह रहे थे, उनकी वन मैन पॉलिटिक्स इस तरह की थी कि वो कांग्रेस को एक तरह से क्षेत्रीय पार्टी बनाना चाहते थे, जिसका विरोध करने वाले राजनांदगांव के सुरेंद्र दाऊ और सरगुजा से टीएस सिंहदेव की अति का विरोध करने वाले पुराने विधायक बृहस्पति सिंह, इन्हें निलंबित कर दिया गया था। आप इस सूची को भी देखिए जिन्हें निलंबित किया गया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की इतनी बुरी गत के लिए कोई यदि एक व्यक्ति जवाबदार है तो वो है भूपेश बघेल, जिन्हें लगता था कि उनके आगे कोई नहीं टिकेगा। इसलिए विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने अरबों रुपए खुद की ब्रांडिंग के लिए जनसंपर्क विभाग के माध्यम से खर्चा करवा दिए। यही कारण रहा कि सारे के सारे एग्जिट पोल उनके मन मुताबिक आने लगे, या यूँ कहा जाए कि हवा ऐसी बना दी गई कि एग्जिट पोल करने वालों की तकनीक फेल हो गई। 10 की 10 बड़ी सर्वे कंपनियां ये दावा करती रह गई कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को पराजय मिलेगी और भूपेश बघेल की सरकार बनेगी। लेकिन जब ऐसा हुआ नहीं, तब से भूपेश बघेल के हाशिए वाले दिन शुरू हो गए। एक तो उनके विरुद्ध घपले घोटाले के कई आरोप, कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि वो एफआईआर में नामजद आरोपी हैं। कई मामले अभी इंतजार कर रहे हैं। ऐसे हालात में छत्तीसगढ़ में फंस पड़ी कांग्रेस का परफॉर्मेंस विधानसभा के भीतर भी देखने को मिल सकता है, जहां भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी रणनीति के साथ अपने 54 विधायकों के साथ मोर्चे पर डटी हुई है। वहीं कांग्रेस 35 में एक इसलिए कम क्योंकि देवेंद्र यादव जेल में है, 34 विधायकों के साथ जो परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रही है। मौजूदा शीतकालीन सत्र के शुरुआती दिन में ही पता चल गया कि कांग्रेस क्या करने वाली है, किस तरह का उसका परफॉर्मेंस रहने वाला है, क्योंकि विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस बटी बटी सी नजर आ रही थी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन विष्णुदेव सरकार ने 508 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नगरीय निकायों में इंफ्रास्ट्रक्चर, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना और पर्यटन क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों के लिए सबसे ज्यादा बजट मांगे गए। कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने ध्यान आकर्षण के माध्यम से बारदाना खरीदी में अनियमितता का मामला उठाया। बारदाने के वजन को लेकर महंत और खाद्य मंत्री के बीच नोकझोंक भी हुई। बाद में विपक्ष के सदस्यों ने मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट किया। लेकिन इस वॉकआउट से कांग्रेस जिस तरह का संकेत देने की कोशिश कर रही थी, वहीं शून्यकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की हंसी ठिठोली वाला नजारा देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता था कि कांग्रेस किस तरह की रणनीति काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कैसे अपनी नीतियों को विधानसभा के अंदर आगे बढ़ा रही है। शून्यकाल के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने धान खरीदी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि धान खरीदी की ऑफलाइन और ऑनलाइन सिस्टम से किसान परेशान हैं, जबकि उन पर पलटवार करते हुए अजय चंद्राकर ने कहा, आप तो ऑफलाइन हैं, ऑनलाइन की बात मत करो। अजय चंद्राकर यही नहीं रुके, उन्होंने भूपेश बघेल को कहा, आप तो लूप लाइन में हैं। इस पर भूपेश बघेल बोले, अजय, अमर, धर्मलाल, धर्मजीत, लता उसेंडी, राजेश मूणत सबको मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया गया है। इस पर पलटवार करते हुए अमर अग्रवाल ने कहा कि आपको तो उतनी भी जगह नहीं मिली। दरअसल हंसी ठिठोली में कही गई इन बातों का काफी गहरा अर्थ होता है। मजाक मजाक में जो गहरी बातें कह दी गई है वही हकीकत है। आने वाले दिनों में जहां भारतीय जनता पार्टी अपने 35 से 45 साल के मंडल तक बना रही है, वहीं कांग्रेस भी नए लोगों को मौका देने के मूड में है। ऐसे बदले हुए हालात में खासकर छत्तीसगढ़ की बदली हुई राजनीति साफ तौर पर राष्ट्रीय मुद्दों और राष्ट्रीय नेताओं से प्रभावित रहती है। ऐसा ही एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है हिंदुत्व का, जिसे लेकर अब हाई कोर्ट के जज भी खुलेआम साफ तौर पर बहुसंख्यक यानी हिंदुओं के पक्ष में बयान दे रहे हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला सुखद वाकया यूपी के प्रयागराज से सामने आया, जहां हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की इच्छा के मुताबिक चलेगा। यह कानून है, कानून यकीनन बहुसंख्यकों के मुताबिक काम करता है। उन्होंने कहा कि इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें, केवल वही स्वीकार किया जाएगा जो बहुसंख्यक के
कल्याण और खुशी के लिए फायदेमंद है। जिस वक्त हाई कोर्ट के जज जस्टिस दिनेश कुमार यादव ये बयान दे रहे थे, उस वक्त उनके साथ एक और जज दिनेश कुमार पाठक भी मौजूद थे। ये मौका था प्रयागराज में बीएचपी के एक कार्यक्रम का था, जहां यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर उन्हें कुछ बोलना था। जस्टिस शेखर कुमार यादव का ये बयान सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय का बिना नाम लिए जज शेखर यादव ने कहा कि कई पत्नियां रखना, 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथा अस्वीकार है। अगर आप कहते हैं कि हमारा पर्सनल लॉ इसकी अनुमति देता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप उस महिला का अपमान नहीं करते जिसे हमारे शास्त्रों और वेदों में देवी की मान्यता है। आप 4 पत्नियां रखने, हलाला करने या 3 तलाक के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि हमें तलाक देने और महिलाओं के भरण पोषण न देने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार काम नहीं करेगा। हमारे देश में सिखाया जाता है कि छोटे से छोटे जानवर को भी नुकसान ना पहुंचाएं, चींटियों को भी ना मारे, और यह सीख हमारे अंदर समाई हुई है। शायद इसलिए हम सहिष्णु और दयालु हैं। जबकि दूसरे पीड़ित होते हैं तो हमें दर्द होता है। लेकिन आपकी संस्कृति में छोटी उम्र से ही बच्चों को जानवर के वध के बारे में बताया जाता है। आप उनसे सहिष्णु और दयालु होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं हैं, वो सब बुरे भी नहीं हैं। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं ये बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। क्योंकि ये जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। हम तो भैया बहुत संख्यक से चलता है, परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं हैं, वो सब बुरे भी नहीं हैं। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं ये बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। क्योंकि ये जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। 2021 में भी जज शेखर कुमार यादव ने साफ तौर पर कहा था कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए संसद से पहल करनी चाहिए। तब उसके माहौल में कुछ राजनीतिक दलों को इससे आपत्ति हुई थी। लेकिन बदले हुए हालात में 2024 जब जा रहा है, 2025 आने को है, नए सनातन भारत की ओर पूरी दुनिया देख रही है। बदले हुए हालात में संभल से जो तस्वीरें आ रही है, जिस तरह से जमीन के अंदर गड़े हुए, छुपाए हुए मंदिर और मूर्तियों को निकाला जा रहा है, वो तस्वीर आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा संदेश देगी, बहुत बड़ा संकेत है। ये बदलाव का संकेत है जिसे देश की जनता भी समझ रही है और हमारे राजनेताओं को भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ऐसे ही बदलाव के दौर में जनता जागरूक हो रही है, अच्छे लोग राजनीति में आ भी रहे हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।